हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपन सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था पहले। सेल बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक को अपन ने स्टडी किया था, जिसमें अपन ने सेल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को पढ़ा था, सेल की स्ट्रक्चर वगैरह, सेल के टाइप ऑफ सेल वगैरह आपने स्टडी किया था। इस नेक्स्ट क्लास में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे करती है? देखिए, आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपना जो था वो था कि सेल्स में सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उनका टाइप कैसा होता है, सेल का टाइप कैसा होता है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे कि सेल्स डिवीजन कैसे करती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है, नई सेल कैसे डेवलप होती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप से पुराने वाली सेल डिवीजन करके और नई सेल में बदलती है। या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब सेल की खोज हुई, कोशिकाओं की खोज हुई, तो कोशिकाओं की खोज के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके सामने था वो ये था कि आखिर नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में ये अगला टॉपिक है सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इस टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे कि जो कोशिकाएं हैं जिनका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये सभी कोशिकाएं आखिर विभाजन कैसे करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे करती हैं, नई कोशिकाओं में किस प्रकार से बदलती हैं। ये चीज आज अपन इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में जो सेल का फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने स्टडी कर लिया था भाई सेल्स के अलग अलग टाइप है, क्या क्या उसमें कोशिकांग है। बट एक क्वेश्चन जो कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉपिक को, बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है बेटा जी, देखिए टॉपिक सेल डिवीजन में भाई सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, अपन सेल में पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी जिन्होंने प्रपोज की थी, सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट स्लाइडिन और स्वान। ठीक है, स्लाइडिन और स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, वो सारे कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं, ऐसा अपने सेल में पढ़ा था। और फिर जो उनके सामने क्वेश्चन था वो ये था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये बात भी अपन ने पहले पढ़ी थी, नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कैसे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। और इस बात को बताने के लिए आए थे रुडोल्फ विर्चो। जो अगला साइंटिस्ट आया था वो था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में 1855 में ये बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुराने वाली कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो विभाजन की बात जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताई कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाएं टूटती है बीच में से और उनसे पुराने वाली कोशिकाएं से नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कोशिकाओं की उत्पत्ति नहीं होती है, पुराने वाली कोशिकाएं डिवाइड होती है नई कोशिका और नई सेल का फॉर्मेशन करती है। तो वहीं से अपना ये टॉपिक शुरू होता है, सेल डिवीजन। टॉपिक अपना चलता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात, सेल डिवीजन की बात कहां से आई, तो सबसे पहले ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने स्टडी की और रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाएं, नई कोशिका, नई कोशिकाओं का जो निर्माण है बेटा जी, वो होता है पुरानी कोशिकाओं से। नई कोशिका किससे बनी है? ये बनी है ओल्ड सेल से, पुरानी सेल से, पुरानी सेल्स, पुराने वाली कोशिकाओं की, पुराने वाली कोशिकाओं से बनी है। और पुराने वाली कोशिकाओं से कैसे बनी है? तो बोले वो पुरानी वाली कोशिकाओं के विभाजन से बनी है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। ठीक है, विभाजन। तो इसी ने कहा था कि नई सेल्स का जो फॉर्मेशन है, रुडोल्फ विर्चो ने बात बताई थी और इसी ने फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था 1855 में। आपको याद है ये चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नई सेल्स का निर्माण पुरानी वाली सेल्स के डिवीजन से होता है और इसने नया कोशिका सिद्धांत प्रपोज किया था। ठीक है, नया कोशिका सिद्धांत दिया था। ओके, आगे बढ़े तो सेल डिवीजन की बात वहां से शुरू हुई। देखिए डिवीजन कोशिकाओं में होता है, इसका प्रमाण है अपने पास। कैसे? देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, हमारी पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों का विकास, पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, सजीव,
देखो, सजीवों के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। एक कोशिका, सर्वप्रथम जीवन में केवल किसी भी सजीव में एक ही कोशिका होती है। जब जीव की शुरुआत होती है, भले वो एक कोशिकीय जीव हो, भले बहुकोशिकीय जीव हो। एक कोशिकीय में तो नो डाउट एक ही कोशिका है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव कितना भी विशालकाय जीव क्यों ना हो, उस जीव की शुरुआत एकमात्र कोशिका से होती है, केवल एक कोशिका से होती है। और उस एक कोशिका को कहते हैं जायगोट, उसे कहते हैं युग्मनज या जायगोट या युग्मनज। ठीक है, युग्मनज या जायगोट सर्वप्रथम बनने वाली कोशिका है, वो पहली कोशिका है जिसमें विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए, लैंगिक जनन के पश्चात, जैसे अपन किसी भी जीव की बात करें, लैंगिक जनन के पश्चात ये सबसे पहली कोशिका बनी, जिसको अपन ने नाम दिया ट्वेन सेल जायगोट। ट्वेन सेल जिसे अपन कहते हैं जायगोट। ओके, इस कोशिका में जायगोट में विभाजन होता है। ठीक है, और विभाजन के फलस्वरूप इससे पूरा एक बहुकोशिकीय प्राणी का विकास होता है, पूरे बहुकोशिकीय जीव का विकास होता है। एक कोशिका से पूरा बहुकोशिकीय जीव बनता है। सर्वप्रथम जीवन की केवल एकमात्र कोशिका बनी, और एकमात्र कोशिका से इतना विशालकाय जीव बनता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यानी एक कोशिका से बहुकोशिका। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? तो ये चीजें बेटा पॉसिबल है, ये केवल विभाजन से पॉसिबल है। ये बात केवल विभाजन से पॉसिबल है। तो यहां क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, यहां क्या होता है? विभाजन। तो जायगोट जो ट्वेन सेल है, द्विगुणी जो कोशिका है, उसमें विभाजन से बहुकोशिकीय जीवों का विकास होता है। ठीक है, तो सभी जीवों में विभाजन होता है, कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और देखिए, विभाजन के फलस्वरूप भी जीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि का प्रमाण भी यही है, उसी विभाजन का ही परिणाम है वृद्धि। जब विभाजन करती है कोशिकाएं तो नंबर बढ़ता है, और जब नंबर बढ़ता है तो ग्रोथ होती है। ठीक है, जब नंबर बढ़ता है तो क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अपन ने देखी कि कोशिका में विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का विकास होता है, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अपन ने दो टाइप की सेल पढ़ी थी। आपने दो टाइप की सेल पढ़ी थी। टाइप ऑफ सेल की यदि अपन बात करें तो दो टाइप की सेल आपने पढ़ी थी। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक आपने पढ़ी थी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। देखिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव है वो एक कोशिकीय। ठीक है, ये जीव एक कोशिकीय भी होते हैं बेटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, वे जीव जैसे पादप है, जंतु है, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं, जैसे जीवाणु वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, माइकोप्लाज्म वगैरह, इन सब में केवल जीवन में केवल एक ही कोशिका है। पूरे जीवन इनके एक ही कोशिका का शरीर बना हुआ होता है। तो सारे प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय हैं, बट उनमें भी विभाजन होता है। ऐसा नहीं है भी प्राकृतिक कोशिका विभाजन नहीं करती, वो भी विभाजन करती है, क्योंकि प्राकृतिक कोशिका जब विभाजन करती है तो एक प्राकृतिक कोशिका से दो प्रोकैरियोट बन जाते हैं। ठीक है, और यदि अपनी बात करें तो हमारे अंदर विभाजन विभाजन से वृद्धि होती है, आकार बढ़ता है, और भी बहुत सारे फायदे विभाजन के। क्या क्या फायदे ऊपर आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बात ऐसी है कि कोशिकाओं में विभाजन से कोशिकाओं में विभाजन अलग अलग प्रकार का होता है। प्राकृतिक और यूकैरियोटिक जीव जो है, प्राकृतिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के डिवीजन होते हैं। प्राकृतिक कोशिकाएं डायरेक्ट डिवीजन करती हैं, डायरेक्ट टूटती हैं। जैसे एक प्राकृतिक सेल है, बीच में से टूटता है और दो सेल बन जाती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, जबकि क्योंकि रीजन है इसका भी रीजन ये है, आपने पढ़ा था कि प्राकृतिक कोशिकाओं में कोई केंद्रक वगैरह उपस्थित नहीं होता, तो वहां केंद्रक और वहां कोई कोशिकांग भी नहीं है। जब कोशिकांग नहीं है तो कोई प्रक्रिया, कोई एक निश्चित क्रम नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, और सुविकसित कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण वहां पर जो सीक्वेंस होता है, वहां पर जो विभाजन होता है, वो सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। विभाजन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है, एक निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे वहां पर डायरेक्ट ना टूट के क्रम से विभाजन होता है, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विभाजन। तो जीवों में विभाजन जो है उनका दो प्रकार है, मोस्टली आप दो टाइप में उसे डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विभाजन डायरेक्ट टूटना, अप्रत्यक्ष
इनडायरेक्ट टूटना। ठीक है, तो दो टाइप है। देखिए कोशिका विभाजन के दो टाइप है। देखिए कोशिका विभाजन के दो टाइप है, प्रत्यक्ष विभाजन और अप्रत्यक्ष विभाजन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विभाजन। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है प्रत्यक्ष विभाजन और अप्रत्यक्ष विभाजन। तो कोशिका विभाजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष को कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन। ठीक है, डायरेक्ट, और ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब है कोशिका डायरेक्टली, कोशिका जैसे एक सेल है और ये बीच में से टूटती है और दो नई सेल्स बन जाती हैं, दो नई सेल्स बन जाती हैं। जबकि अप्रत्यक्ष विभाजन का मतलब है कोशिका, ये जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक वगैरह है, पहले केंद्र का डिवीजन होता है, दो केंद्रक बने और उसके बाद कोशिका टूटती है और उसके बाद दो नई सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो लोचा क्या है? लोचा ये है एक तरफ तो कोशिकांग सुविकसित और एक तरफ वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। जिन कोशिकाओं में सुविकसित कोशिकांग है उन कोशिकाओं को तो अपन यूकैरियोट कहा था, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता, वहां पर डिवीजन होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विभाजन कहां होता है? प्रत्यक्ष विभाजन की यदि बात करें तो प्रत्यक्ष विभाजन होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कहां होता है बेटा जी? प्राकृतिक कोशिकाओं में। प्राकृतिक कोशिकाओं में प्रत्यक्ष विभाजन होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, प्राकृतिक कोशिकाओं में प्रत्यक्ष विभाजन, इसका रीजन ये है कि प्राकृतिक कोशिकाओं में कोई सुविकसित कोशिकांग वगैरह नहीं है, वहां कोशिकांग नहीं है, वहां तो सिर्फ बाहर की 3 लेयर है और अंदर की डीएनए वगैरह है, और वहां पे साइटोप्लाज्म वगैरह बिखरा पड़ा है, राइबोसोम वगैरह उसमें है। तो वहां कोशिका क्या करती है? डायरेक्ट बीच में से टूटती है और दो कोशिका बन जाती है। पहले डीएनए डबल होता है और डीएनए के डबल होने के बाद में सेल टूट जाती है और दो बन जाती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की यदि बात करें अपन तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है अप्रत्यक्ष विभाजन। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा जी होता है अप्रत्यक्ष विभाजन, जबकि प्रोकैरियोट में बेटा होता है, प्रोकैरियोट का है प्रत्यक्ष विभाजन। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोट में होने वाला ये जो प्रत्यक्ष विभाजन है, इस प्रत्यक्ष विभाजन को नाम दिया जाता है, प्रत्यक्ष विभाजन को अपन नाम दे देते हैं असूत्री विभाजन। इसे कहते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डिवीजन होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होने वाले डिवीजन दो टाइप के हैं, एक तो होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। ठीक है, एक तो होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। ठीक है बेटा जी, देखिए इस बात को समझिएगा भी, कोशिकाओं में विभाजन दो टाइप के हैं, एक तो है प्रत्यक्ष विभाजन और एक है अप्रत्यक्ष विभाजन। प्रत्यक्ष विभाजन है डायरेक्ट सेल का टूटना, और ऐसा होता है प्राकृतिक सेल्स में। प्राकृतिक कोशिकाओं में कोई कोशिकांग नहीं है और ऐसे विभाजन को कहते हैं असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। ठीक है, प्रत्यक्ष विभाजन को क्या कहते हैं? एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। जबकि जो अप्रत्यक्ष विभाजन है, अप्रत्यक्ष विभाजन दो प्रकार का है, एक तो है समसूत्री और एक है अर्धसूत्री। ओके, एक तो समसूत्री और एक अर्धसूत्री। तो प्राकृतिक कोशिका में विभाजन होता है असूत्री, और यूकैरियोट में जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का। और डाउट नहीं इस चीज में? तो ये तो है विभाजन के टाइप, कि सेल्स में होने वाले विभाजन दो टाइप के हैं, और सेल में विभाजन होता है, कोशिकाएं एक कोशिकीय जीव विभाजन करके और अपनी नंबर को बढ़ाते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव वो विभाजन करके अपने आकार को बढ़ाते हैं। तो सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं कि सर कोशिकाओं में जो विभाजन है वो क्यों होता है? कोशिकाओं में विभाजन होता है कि सेल्स डिवीजन करती है, सेल जो है वो डिवीजन करती है और उसके बाद में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। न्यू सेल बनती है, ये नई सेल फिर डिवीजन करती हैं और फिर आगे सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक सेल से दो बनी, दो से चार बनी, चार से फिर 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, 32 बनती है, और लगातार डिवीजन चलता रहता है। आगे से आगे डिवीजन, सेल्स आगे से आगे डिवाइड होती रहती है। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आखिर सेल्स डिवीजन करती क्यों है?
सेल्स के डिवीजन करने का रीजन क्या है, कोशिकाओं के विभाजन करने का रीजन क्या है, किस वजह से कोशिकाओं को विभाजन करना पड़ता है, यानी उनके अंदर ऐसा क्या प्रोसेस चल रहा है, ऐसा कौन सा मातम उनके अंदर मचा हुआ है जिस वजह से उन्हें डिवीजन करना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी आवश्यकता उन्हें, तो उस चीज का अपने पास आंसर है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसका आंसर है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। बात को ध्यान से समझिएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को। देखिए अपन ने सिंपली देखा कि सेल्स डिवीजन वगैरह करती हैं, ओके, और सेल डिवीजन करते हैं और डिवीजन से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी क्वेश्चन का आंसर है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कि नई सेल्स आखिर बनती है, सेल्स में डिवीजन होता है, तो डिवीजन क्यों होता है, डिवीजन क्यों होता है, सेल के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि उस सेल को टूटना पड़ता है, सेल को डिवाइड होना पड़ता है और दो नई सेल्स बनानी पड़ती है, ऐसा क्या चल रहा है, तो उसका रीजन है बेटा जी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, इसे आप कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को केंद्रक कोशिका द्रव्य, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात, इसे कहते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। देखिए इस चीज को इस प्रकार से समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक कोई भी संस्था है, ठीक है, ये कोई संस्था है, जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाला है यहाँ पर एक डायरेक्टर, यहाँ एक कौन है, डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर है वो उस संस्था को रेगुलेट करता है, उस संस्था को चलाता है, वहां क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, इन सब की सूचना किसके पास है, उस डायरेक्टर के पास है। सही बात है, यदि डायरेक्टर नहीं होगा तो उसे चलाने वाला कोई नहीं होगा और वो संस्था ही नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कोई कोचिंग ही नहीं होगी जिसका कोई डायरेक्टर ही ना हो, डायरेक्टर होगा तो कोचिंग बने। सेम वैसे ही है कि सेल्स को जब डिवीजन करना है तो ये सेल है, ये एक सेल है, तो इसको हटा देता हूं मैं, जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करें, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह पड़ा है, ओके, ये एक आपके सामने सेल रखी है, ओके, ठीक है, ये कोशिका है और कोशिका को कोशिका के अंदर केंद्रक है। देखिए केंद्रक के बारे में अपने पढ़ा था कि केंद्रक कोशिकाओं में नियंत्रण का कार्य करता है, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है, पूरी की पूरी कोशिका को रेगुलेट करता है, उसे नियंत्रित करके रखता है, वो संरचना है केंद्रक। ठीक है, जिस हिसाब से केंद्रक कोशिका को रखता है, कोशिका उसी प्रकार से क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, अब केंद्रक का जो नियंत्रण है कोशिका पर, केंद्र कंट्रोल कर रहा है पूरी कोशिका को, ठीक है, तो केंद्रक का जो कोशिका पर नियंत्रण है वो उसके फिक्स आयतन पर होता है, एक निश्चित आयतन पर होता है। जैसे मान लीजिए ये अभी आकार आपको जो सेल का दिख रहा है, ये आकार है V1, ये आयतन है V1। अब क्या होता है, जब कोशिकाएं पोषण लेती हैं बेटा, जब कोशिका पोषण लेगी, बाहर से उपापचय क्रियाएं करेंगी, तो उपापचय क्रिया तो अपने आकार को भी बढ़ाएगी, सीधी सी बात है भाई, अपने आकार को भी इंक्रीज करेगी। तो कोशिकाएं पोषण से क्या कर लेती हैं, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है। ये देखिए इनका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इनका ये जो न्यूक्लियस है वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, मैंने कहा कि कोशिकाएं पोषण लेके अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, लेकिन पोषण से केंद्रक का आकार नहीं बढ़ता। रीजन क्या है, क्या कारण है नहीं बढ़ता, उसका रीजन ये है कि केंद्रक में तो डीएनए होता है, केंद्रक में तो डीएनए होता है, डीएनए कह सकते हैं या फिर आप गुणसूत्र कह सकते हैं, डीएनए या गुणसूत्र होते हैं। और आपको पता है एक जाति में, एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहती है, भोजन से थोड़ी गुणसूत्र बदल सकते हैं। जैसे हमारे केंद्रक में हमारा डीएनए जो है वो 46 गुणसूत्र बनाता है, तो हमारे केंद्रक में 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्रों का आकार है वो, ठीक है। अब यदि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी तो केंद्र का आकार भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी प्रत्येक कोशिका में हमेशा गुणसूत्र कितने होंगे, 46। ऐसा थोड़ी अभी भोजन किया और गुणसूत्र 46 के बाण में हो गए, या भोजन भूख लगी आधा हो गए, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या एक जाति में हमेशा फिक्स होती है, गुणसूत्रों की संख्या जाति में क्या है, फिक्स है। तो गुणसूत्र बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं, तो केंद्रक का आकार भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी तो गुणसूत्र ही है, डीएनए तो है उसमें, तो आकार में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
जैसा है वैसा ही रहता है। अब देखिए मैंने कहा कि केंद्रक कोशिका के निश्चित आयतन पर कंट्रोल करेगा, निश्चित आयतन पर नियंत्रण करेगा। जैसे आयतन V1 था, V1 पर वो कंट्रोल कर रहा था, अब आयतन हो गया V2। ठीक है, और आपको अच्छे से पता भाई V2 आयतन V1 की तुलना में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, V1 की तुलना में ज्यादा है, आकार बढ़ गया, उसका आकार इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आकार बढ़ गया तो केंद्रक जो है, जैसे डायरेक्टर की क्षमता है 100 बच्चों को संभालने की, एक डायरेक्टर की क्षमता है 100 बच्चों पर कंट्रोल करने की। जब बच्चे 10 हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40, 50, 60, 70, जब तक संख्या 100 हो, 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 तक उसका नियंत्रण है। तो उसी प्रकार से केंद्रक का जब आकार इस कोशिका से छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक हो तब तक मामला ठीक है। जब आयतन यहां तक बढ़ता हुआ चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने आयतन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयतन अब इससे ज्यादा होता है, जब आयतन अब और ज्यादा बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ता ही जा रहा है, तो देखो बच्चों की संख्या 100 से ऊपर जा रही है, तो डायरेक्टर का अब उन पर नियंत्रण नहीं रहता, तो डायरेक्टर को फिर एक पार्टनर की जरूरत और पड़ती है। से वैसे ही कोशिकाओं में केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका के निश्चित मान पर नियंत्रण है। अब जब कोशिका का आकार बढ़ेगा लेकिन केंद्रक का आकार नहीं बढ़ेगा, तो कोशिका का आकार बढ़ने पर उस केंद्रक का उस कोशिका पर नियंत्रण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उससे इतनी बड़ी कोशिका कंट्रोल नहीं हो पाती। जब कोशिका का आयतन बढ़ गया तो इतनी बड़ी सारी कोशिका उस छोटे से केंद्रक के नियंत्रण में नहीं रहती। जब वो नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो केंद्रक फिर क्या सोचता है कि क्यों ना मैं डबल होकर उस कोशिका को नियंत्रण करूं। यदि अकेला आदमी 100 को संभाल सकता है तो दो आदमी 200 को संभालेंगे। ठीक, तो ये भी केंद्रक क्या करता है, फिर अपनी नंबर को बढ़ाने की कोशिश करता है। और नंबर बढ़ाएगा कैसे, सर गुणसूत्र मान लो कोष केंद्रक में गुणसूत्र 46 है, तो 92 हो जाए, और 92 का फिर दो दो 46 46 के दो केंद्रक बना दो। ठीक है, तो फिर क्या करता है, इस कोशिका पर कंट्रोल पाने के लिए ये जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवीजन कर लेता है, न्यूक्लियस डिवीजन कर लेता है और अंदर दो न्यूक्लियस बना लेता है। मान लो इसमें गुणसूत्र 46 थे, तो ये 46 46 वाले दो केंद्रक बना लेता है, बन गए दो केंद्रक। अब ये केंद्र क्या करते हैं, अपने अपने कोशिका द्रव्य को बीच में से बांट लेते हैं। देखिए ये पुराने वाला केंद्रक डिवाइड हो गया और दो नए केंद्रक बन गए, और उसके बाद में ये कोशिका द्रव्य को भी बांट लेते हैं दोनों, और ये कोशिका अलग हो जाती है और ये कोशिका अलग। एक कोशिका ये बन गई, दूसरी कोशिका ये बन गई, एक केंद्रक इसके पास चला गया, एक केंद्रक इसके पास चला गया, 46 क्रोमोसोम इसके पास आ गए, 46 इसके पास आ गए, वापस आकार छोटा हो गया कोशिका का, वापस मेंटेन हो गया। अब केंद्रक आसानी से उस पर नियंत्रण कर पाएगा। लेकिन आप देखिए इसी के साथ कोशिका की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 1 से 2 हो गई। ठीक, यानी ये पूरा का पूरा लोचा क्या है, ये पूरा लोचा ऐसे है, देखो कि केंद्रक कोशिका के निश्चित आयतन पर, केंद्रक कोशिका के निश्चित आयतन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, यदि कोशिका द्रव्य का मान बढ़ता है बढ़ता है तो क्या होगा, देखिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है के आई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शॉर्ट में कहते हैं के आई। के आई का फॉर्मूला होता है बेटा केंद्रक द्रव्य का आयतन, केंद्रक द्रव्य का आयतन बटे कोशिका द्रव्य का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन, केंद्रक द्रव्य का आयतन बटे कोशिका द्रव्य का आयतन। केंद्रक द्रव्य का आयतन अपन ये मान लेते हैं, मान लीजिए केंद्रक द्रव्य का आयतन है Vn। ठीक है, और इसे अपन मान लेते हैं, देखिए कोशिका द्रव्य कौन सा होता है, एक बार आप समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इस पूरी कोशिका का आयतन है Vc, सी मतलब सेल, पूरी कोशिका का आयतन कितना है C, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है
इस न्यूक्लियस का आयतन इतना ता आयतन है Vn, ठीक है, Vn। देखिए ये मेरा पूरा हाथ है, पूरे हाथ का आयतन है Vc, ठीक है, और इसमें हथेली का आयतन है Vn, और मुझे निकालना है इतने थे अंगुलियों का, ठीक है, अंगुलियों का चाहिए। वैसे ही कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है और ये बीच का कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य तो तब आएगा ना जब पूरी कोशिका में से केंद्रक को हटाओगे, तब बचा हुआ क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, बचा हुआ कोशिका द्रव्य, ठीक है। समझिएगा, पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका है, इसमें इतना सा केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य। अपन को कोशिका द्रव्य का आयतन चाहिए, तो आपको पूरी कोशिका में से, इस पूरी कोशिका में से केंद्रक का आयतन घटाना पड़ेगा। ये माइनस कर दोगे तो किसका बच गया, कोशिका द्रव्य का। तो कोशिका द्रव्य का आयतन को अपन लिखते हैं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि पूरी सेल का आयतन Vc माइनस Vn, तो क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव्य का आयतन, ठीक है। तो Ki का फॉर्मूला बेटा आपके सामने निकल के आएगा, Ki बराबर Vn बटे Vc माइनस Vn। ये फॉर्मूला कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का, Ki का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहता है कि Ki, देखो Ki का मतलब है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात। ये मैंने आपको बताया कि केंद्रक कोशिका पर अच्छे से नियंत्रण कर सके, बढ़िया से नियंत्रण कर सके, इसके लिए कोशिका का आयतन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। यदि आकार में गड़बड़ होगी, कोशिका द्रव्य बढ़ेगा घटेगा तो Ki डिस्टर्ब होगा, और यदि Ki डिस्टर्ब होगा, Ki बढ़ा घटा, तो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी, ठीक है। अब सबसे पहले पहले तो Vn अपने पास Ki था, Vn न्यूक्लियस का आयतन Vn था, और Vc1 आयतन था माइनस Vn, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास कोशिका का आयतन बढ़ गया और बढ़ के Vc2 हो गया, बढ़ के C2 हो गया, तो अब फॉर्मूला बन गया Ki बराबर Vn बटे Vc2 माइनस Vn। और देखिए Vc2 का जो मान है वो C1 से क्या है, ज्यादा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, नीचे कोशिका द्रव्य का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब Ki के फॉर्मूले का आपको पता है, ऊपर वाला मान, ये मान नियत है, ये मान नियत है, और ये वाला आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। नीचे वाला मान जब बढ़ेगा तो बताओ Ki क्या होगा बेटा जी, Ki क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर वाली चीजें समानुपाती होती हैं और नीचे वाली चीज क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो ये जो मान अपन लिख रहे हैं वो कोशिका द्रव्य का है, ये तो कोशिका द्रव्य का है। और कोशिका द्रव्य देखो क्या हो गया, बढ़ गया, ये कोशिका द्रव्य क्या हो गया, बढ़ गया, कोशिका द्रव्य इंक्रीज हो गया। कोशिका द्रव्य यदि इंक्रीज हुआ तो Ki का मान क्या हो गया बेटा जी, Ki का वैल्यू घट गया। देखिए जब भी कोशिका का Ki घटता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है, Ki कम होता है, तो कोशिकाएं क्या कर लेती हैं, विभाजन। कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजन। इसका लोचा ये है, देखिए Vn तो हमेशा नियत है, केंद्र का आयतन तो नियत है। मैंने कहा पोषण से केंद्र का आयतन नहीं बढ़ता है, तो वो तो जितना है 46 × 70 46 रहेंगे हमेशा। तो फिर Ki क्या होगा, Ki जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की व्युत्क्रमानुपाती होगा वो, ठीक है। कोशिका द्रव्य की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यदि कोशिका द्रव्य का वैल्यू बढ़ेगा तो Ki का वैल्यू क्या होगा, Ki का वैल्यू कम होगा। यहां से देखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं इसको, क्या कि यदि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का मान यदि बढ़ता है तो बेटा Ki क्या होगा, Ki कम होगा, और Ki कम होगा तो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी। आप इसे याद रखिए, कोशिका विभाजन करेगी, कोशिका विभाजन करेगी। इस टॉपिक को दोबारा से समझिए, ऐसे है मामला। Ki मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सेल के लिए भाई कोशिका विभाजन ना करे, इसके लिए जरूरी है कि उसका Ki हमेशा नियत होना चाहिए। Ki ऊपर नीचे होगा तो कोशिका विभाजन करेगी। Ki क्या है, Ki है केंद्रक द्रव्य का और कोशिका द्रव्य का अनुपात। कि वो इसलिए कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात यदि निश्चित है, ठीक बराबर चल रहा है, तब तो कोशिका का मामला ठीक है। यदि कोशिका द्रव्य बढ़ा
तो कोशिका में केंद्र का आयतन नियंत्रण क्या हो जाता है, कम। नियंत्रण कम होने से Ki का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। और Ki का वैल्यू यदि घटा, नियंत्रण यदि कम हुआ, तो कोशिका क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। कोशिका क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। ओके, ठीक है बेटा जी, कोशिका क्या कर लेगी बेटा, विभाजन कर लेगी। तो कोशिका द्रव्य का वैल्यू बढ़ने पर Ki घटता है और इसकी वजह से कोशिकाएं विभाजन करती है। तो कोशिकाओं के जो विभाजन करने का रीजन है, वो रीजन क्या है, उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिकाएं कब विभाजन करेंगी, Ki बढ़ने पर, Ki घटने पर, Ki के नियत होने पर, या Ki का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है Ki बढ़ने पर, सेकंड ऑप्शन है Ki घटने पर, थर्ड ऑप्शन है Ki से अपरिवर्तित, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो अब ये भी मैंने आपको बताया, देखो ये आप देखिए, ये बताया मैंने कि कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो Ki क्या होगा, घटेगा। जब भी कोशिका का Ki घटता है तो कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन। यानी विभाजन कब करती है, Ki के घटने पर। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं कि कोशिका विभाजन कब करती है। तो कोशिका विभाजन करती है जब कोशिकाओं का Ki क्या होता है, Ki वैल्यू घटता है। आप इसे याद रखो कि Ki कोशिका की क्षमता है, Ki कोशिका की कैपेसिटी है। यदि क्षमता घटेगी तो कोशिका क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। Ki घटा मतलब क्षमता घटी तो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी। सिंपल सा लोचा है। तो ये सिंपल से तरीके से आप इस चीज को याद रखें। ये एक्स्ट्रा में आपको बताया, ये जो ICAR एग्जाम में, BHU एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इससे आप इस चीज को याद रखें। ये छोटा सा पॉइंट था जो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, बाकी अब आगे की सारी चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ठीक है, आगे के जो सारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो आगे यहां तक की बात तो ये हुई कि सेल्स में क्या है, कोशिकाएं विभाजन करती है या नहीं करती, और यदि कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो कोशिकाओं के विभाजन करने का रीजन क्या है। ठीक है, ये रीजन क्या था, रीजन था उनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। रीजन था इनका एक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के कारण कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। ओके, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो बेटा जी कि सर कोशिका, ये समझ में आ गया कोशिका विभाजन क्यों करती है। अब बात ये है कि कोशिका में विभाजन किस प्रकार से होता है, किस किस स्टेप में होता है, कैसे कैसे कोशिका विभाजन करती है। तो कोशिका विभाजन की जो सारी स्टेप है, उन सारी टोटल स्टेप को नाम दिया जाता है सेल साइकिल। उस पूरी स्टेप को नाम दिया जाता है सेल साइकिल। देखिए, विभाजन की, कोशिका में विभाजन होने के जितने भी चरण है, एक नई पुराने वाली कोशिका के टूट के नई कोशिका बनने तक, नई कोशिका बनने तक के जितने भी चरण हैं, सारे चरणों को कहा जाता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। उस चक्र में पूरा आ गया मामला, जहां से विभाजन करना शुरू होती है वहां से लेके नई कोशिकाएं बनने तक का। ठीक है, तो पूरी साइकिल में जितनी भी चीजें हो रही हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उन सभी चरणों को कहते हैं कोशिका चक्र। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में, कि आखिर कोशिकाएं विभाजन करती कैसे हैं, कौन कौन सी स्टेप में सेल को डिवीजन करना है। ये आपने इंट्रोडक्शन देखा डिवीजन का, और इंट्रोडक्शन के साथ सेल्स में डिवीजन आखिर क्यों होता है, इस चीज का रीजन पड़ा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोशिका में विभाजन कैसे होगा, कौन कौन से स्टेप में होगा, किस प्रकार से कोशिका विभाजन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।